नमस्कार दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासक के बारे में देख रहा था। ठीक है, हमने देखा दोस्तों क्या कि जो 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के बाद का समय 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ था। उदय कितना 16 महाजनपद। ठीक है, अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें दोस्तों तो क्या क्या हमने देखा। प्राचीन इतिहास काल में सबसे पहला तो हमने क्लास लिया था, उसमें बताया कि इतिहास क्या होता है, इसके अध्ययन क्या कब कैसे, इसका कौन किसने लिखा, क्या लिखा। तो हमने देखा था कि अतीत के समक्ष मतलब बीते हुए समय के समक्ष में सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये पक्ष हमने बताया था क्या है, राजनीतिक, धार्मिक, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। जिसमें हमने बोला था कि सबसे पहली वो व्यक्ति जिसने इतिहास लिखा था वो किसने, कब लिखा था और किसने लिखा था, तो हेरोडोटस ने लिखा था 500 ईसा पूर्व। कब लिखा था दोस्तों, तो 500 ईसा पूर्व हेरोडोटस ने लिखा था। ठीक है, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये सब हमने देखा दोस्तों। फिर हमने इसके बाद दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता स्टार्ट किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में हमने देखा उसकी समाज क्या था, कैसे था, उसकी अर्थव्यवस्था क्या था, उसके राजनीतिक व्यवस्था क्या था, उसमें धर्म क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या था दोस्तों, मनोरंजन के क्या साधन था, उसका जो नगरी उसका जो व्यवस्था थी वो कैसा थी, तो नगरीय व्यवस्था थी, उच्च स्तर का नगरीय व्यवस्था सिंधु सभ्यता का। ये हमने देखा, तो पूरी जानकारी हमने लिया। उसमें लोग जब मरते थे तो अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो किस प्रकार से करते थे, तो 3 प्रकार से हमने देखा। क्या देखा ये अपना नोट्स में देख लेना आप। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता के पतन देखा हमने कि किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों का कहना है कि कैसे कैसे पतन होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख मत जो है किसके साथ हमने गया था, तो बाढ़ के कारण। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर दोस्तों इसके बाद एक और सभ्यता आया सिंधु सभ्यता के बाद। ठीक है, कि वैदिक सभ्यता। क्या आता है, वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता है, कबीला पे आधारित है, जिसका स्थापना आर्य लोग ने किया था। आर्य का मतलब हमने देखा क्या होता है, कि आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। फिर हमने बताया आर्य का कितना बार ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। इसी समय वेद का लिखना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस समय के सभ्यता को लिखा और पढ़ा गया। ठीक है, तो ये होता है। वेद में हमने देखा 4 वेद देखा, उसका उपवेद देखा, ब्राह्मण ग्रंथ देखा हमने उसका। ठीक है, और उपनिषद, ये सब हमने देखा। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता हमने देखा, जिसमें धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था, कि क्या आप कर्म करते हो उस पर आधारित जाति व्यवस्था था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में हम एंट्री मारते हैं, वैसे वैसे जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आ जाता है, यानी वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप पैदा होता है। ठीक है, तो ये सब आप अपना कॉपी में देख लेना। फिर हमने देखा कि इसमें धीरे धीरे जो है राज व्यवस्था आने, राजा का सिद्धांत आने लगा। ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार रूप तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजा आने लगा। ठीक है, जो कि ऋग वैदिक काल में राजा होता था वो गौ के रक्षक के लिए गविष्टि जो हमने शब्द किया था वो था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा राजा का विस्तार देखने को मिला। फिर वैदिक काल के बाद 600 ईसा पूर्व में ही 16 महाजन पद का उदय हुआ था। ठीक है, वैदिक काल का समाज हमने देखा, महिलाओं की स्थिति देखा, धर्म देखा क्या था ना था। ठीक है, अर्थव्यवस्था उसका देखा हमने कि इसका अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था। पहले तो ऋग वैदिक काल में इसका अर्थव्यवस्था जो था वो कृषि पे आधारित था, सॉरी पशुपालन पे आधारित था। किस पे आधारित था, पशुपालन पे। वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, कृषि पर आधारित हो जाता है प्राथमिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों। ठीक है, फिर अब 16 महाजनपद जिसकी जानकारी हमने बता रखा है कि 3 ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, एक तो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, महावस्तु इससे मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रंथों से क्या मिलता है, एक एक ग्रंथ और है दोस्तों जिसका नाम है वो नाम क्या है, तो भगवती सूत्र, जो कि कौन सा ग्रंथ है, तो आपका ये हो जाता है जैन ग्रंथ। तो एक तो जैन ग्रंथ है क्या, भगवती सूत्र, भागवती सूत्र। ठीक है,
ये जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु कौन सी ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। तो इनसे जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है, जिसमें 4 महाजनपद प्रमुख था, जिसमें से सबसे विशिष्ट था कौन? मगध महाजनपद सबसे विशिष्ट होकर उभरा। इसकी विशिष्टता का कारण बता रखा हमने कि लोहे की अधिकता, लोहे की खदान, लोहा का व्यापक स्तर पे प्रयोग, इसका समाज जो था गैर रूढ़िवादी समाज था, ठीक है। नए नए आइडिया को स्वीकार ये लोग करते थे। तो कोई भी समाज अगर ऐसा रहेगा, इसके जब जो जनता था यहाँ का वो गैर रूढ़िवादी जनता था, तो ऐसे ऐसे नए नए विचारों का जो क्या करेगा, यूज करेगा, अपनाएगा, वो समाज आगे बढ़ेगा ही, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसके जो शासक था दोस्तों, शासक मगध का, ये शासकों की अति उत्तम व्यवस्था रहा, अति उत्तम योगदान रहा। फिर हमने देखा गंगा के मैदान जो था काफ़ी उपजाऊ था। गंगा के मैदान क्या था? उपजाऊ होने के कारण कृषि, इसका अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। शासकों में सबसे पहले हमने बताया कि हर्यक वंश के शासक कौन? बिंबिसार और फिर इसके बाद अजातशत्रु। इन्होंने क्या किया? तो साम्राज्यवादी नीति अपनाया, साम्राज्य को बढ़ाने की नीति को अपनाया और मगध का विस्तार किया इन्होंने। फिर इसके बाद हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश भी जो है वो भी विस्तार में क्या किया? तो एक अहम भूमिका निभाया। फिर एक और वंश आता है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश का महान शासक जो था महापद्म नंद। कौन सा? तो महापद्म नंद, जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि? तो एकराट, एकमात्र राजा, एकराट की उपाधि। क्या? एकराट की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और महाक्षत्रप मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला, ये उपाधि धारण किया था एकराट। और महाक्षत्रप इसकी उपाधि धारण किया था महापद्म नंद। इसके समय भी मगध का काफ़ी विस्तार हुआ। फिर इसके बाद एक और वंश आता है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक जीवक ने करता है, ठीक है। एक निम्न कुल के व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि ये निम्न कुल के व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जो कौन सी स्थापना वंश का करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का। कौन सा वंश? मौर्य वंश का, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये जो थे निम्न कुल के शूद्र व्यक्ति थे। कैसे थे? शूद्र कुल के व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथ कहता है कि नहीं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। क्या थे? तो क्षत्रिय थे। खैर किस कुल से थे, इससे हमको, किस जाति से थे, इससे लेना देना उतना है नहीं। हमें उसके काम से मतलब रखने चाहिए। आज बताओ, आप अगर जाति के अनुसार आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके जाति तो आप नहीं पूछते हो, कहीं टीचर के पास जाते हो तो उसके जाति, उसकी वर्ण तो नहीं पूछते हो, उसकी गुणवत्ता को देखते हो आप, ठीक है, कि उसमें गुण क्या है। आप सोचो कि कोई आप ही के जाति का डॉक्टर हो, वो 5 ऑपरेशन किया है जिसमें से 4 मर ही गया है, तो क्या आप उससे दिखलाना मंजूर करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई चाहे किसी भी कितना भी क्या कहता है निम्न कुल से हो, अगर उसका गुणवत्ता अच्छी है कि 5 में से 5 को सही रखा है, उन्होंने सही से इलाज किया है, तो आप उसी से दिखलवाना क्या करोगे? मंजूरी करोगे। तो ये वर्ण व्यवस्था में हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, उसके गुण को देखनी है, ठीक है। तो ये देखना है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक भारत को पूरी तरह से क्या किया? जीता, ठीक है, और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने आप को धारण किया दोस्तों। जिन्होंने किसके सहायता से? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। चाणक्य दोस्तों, चाणक्य के 2 शिष्य थे। एक कश्मीर के राजा के पुत्र, ठीक है, कश्मीर के राजा के पुत्र, और एक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो कश्मीर के राजा के पुत्र थे एक चंद्रगुप्त मौर्य। ये 2 प्रिय शिष्य थे। किनका? तो चाणक्य का 2 शिष्य, एक कश्मीर के राजा के पुत्र। अब आप बार बार कहोगे कि सर, अब आप बार बार ये कश्मीर के राजा के पुत्र क्यों कह रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है? आप खुद अपना हाथ पैर चला करके सर्च करो, सब कुछ अगर परोस के ही मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको सर्च कर सकते हो कि कश्मीर के राजा के पुत्र जो चाणक्य का शिष्य था उसका क्या नाम।
ठीक है। तो 2 था, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक ये। तो जब दोनों युवावस्था में हुआ, पूरी तरह से परिपक्व हो गया, तो चाणक्य को लगा अब दोनों में से कौन जो है, कौन एक नया मगध में एक नया शुरुआत करेगा, एक महान शासक बनेगा इस दोनों में से। तो उन्होंने इन दोनों को परीक्षा लेने की क्या किया, एक व्यवस्था प्रारंभ किया, जिसमें से उसने पहले कश्मीर के राजा के पुत्र, ये तो निम्न कुल से थे, ठीक है। तो पहले उन्होंने, चाणक्य ने क्या किया, तो कश्मीर के राजा के जो पुत्र था उसका परीक्षा लेना। एक रात में क्या हुआ, एक रात में जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहे थे तो इनके गला में एक माला लगा दिया था, ठीक। एक माला मतलब कि हार इनके गला में पहनाया उन्होंने, चाणक्य ने। ये सो रहे थे और इसके कश्मीर के जो राजा के पुत्र थे उनको जाकर इन्होंने बोला, चाणक्य ने, कि आपको ये करना है कि ये जो चंद्रगुप्त के गला में माला है, वो माला टूटना भी नहीं चाहिए और बच्चा उठना भी, ये चंद्रगुप्त जागना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ना तो चंद्रगुप्त जागे और ना माला टूटे, लेकिन उसके गला से माला तुमको निकालनी है। अब कैसे निकालोगे तुम समझो, ठीक है। तो ये गया और देखा चंद्रगुप्त सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो ये गया तो देखा कि अब क्या करें हम, कि मतलब ये जागे भी ना और माला भी ना टूटे, ठीक है। ऐसे तो काट के उसको माला तोड़ के मतलब निकाल सकता था, लेकिन नहीं। तो उन्होंने आया और कहा कि गुरुजी जी, हमसे ये काम नहीं हो सकता, कैसे होगा। फिर 5-6 महीने के बाद इन्होंने उल्टा काम इसके साथ किया, इसके गला में माला पहनाया। अब इनको बोला, ये जब सो रहे थे तो इनको बोला चंद्रगुप्त को कि आप जो करो वही काम उनको भी करने के लिए कहा कि आप ये करो कि माला भी ना टूटे और बच्चा उठे भी ना, ये ठीक है, आपको माला लेकर आना है। तो इन्होंने गया और तलवार से इसके गर्दन को क्या किया, सर को धड़ से अलग कर दिया और ला कर के माला दिया, कहा कि देखिए यही एक मेरे पास उपाय है। फिर उनको लगा कि हाँ, ये जो है मगध का सम्राट बनने के लायक है। इस प्रकार से उन्होंने उनको क्या किया, आगे चलकर और शिक्षा दीक्षा दिया और मगध का सम्राट बनने में यह भूमिका निभाया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने क्या बना, मौर्य वंश का स्थापना किया और मगध का शासक बना, ठीक है। फिर दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पिछले क्लास में पूरी विस्तार पूर्वक देख रखा है कि इन्होंने किस नीति का अपनाया, क्या क्या काम किया इन्होंने, ठीक है। ये पहली बार इन्होंने एक युद्ध किया था जिसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर, जो कि किन का उत्तराधिकारी था, तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था। अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में सिकंदर के जगह पे ये काम कर रहा था, ठीक है। तो उनको हरा करके अफ़गानिस्तान के क्षेत्र काबुल, कंधार, जेड्रेसिया और हेरात को जीता, ठीक है। और इस प्रकार से विदेश से इन्होंने अपना रास्ता जोड़ा, ठीक है, और विदेशी व्यापार ये सब में वृद्धि किया। बताओ, 4 क्षेत्र को जीत लिया तो व्यापार तो वहाँ करेगा ही। तो इन्होंने एक रास्ता खोला व्यापार के लिए, ठीक है, और वहाँ के क्षेत्र को जीता। और इस प्रकार से रेशम मार्ग को भी इन्होंने, रेशम मार्ग जब हम कनिष्क पढ़ाएंगे आगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार से विजयी आरंभ किया। और 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म होता है। किनका जन्म होता है, अशोक का जन्म होता है, ठीक है, यहाँ पर ही। तो इसके बाद 298 में ये राजगद्दी को त्याग देता है और जैन धर्म जो है जैन मुनि भद्रबाहु के सहायता से ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में जाता है। वहाँ श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर देता है। फिर बिंदुसार जो है इसका शासक बनता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। तो बिंदुसार भी विदेशी संबंध बढ़ाता है और बिंदुसार के दरबार में हमने बताया कि सीरिया के जो शासक एंटियोकस था उसके राजदूत डायमेकस आते हैं, जिससे 3 चीज़ का मांग किया था, मीठी शराब, अंजीर और क्या, तो और एक था दार्शनिक, जो दार्शनिक देने से उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। और मिस्र के राजदूत भी आते हैं,
फिलाडेल्फिया के राजदूत कौन होता है? डायनोसियस। तो ये आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने भी विदेशों में संबंध अपना स्थापित किया बढ़ाने का, ठीक है। फिर 273 में इनका क्या होता है? सेहत खराब हो जाता है। तो 273 ईसा पूर्व में तो गृह युद्ध होता है। और फिर हमने बताया कि कैसे कैसे अशोक जो है शासक बनता है, जैसे जिसमें से बौद्ध ग्रंथ कहता है 99 भाइयों को इन्होंने मारा, 4 वर्ष तक गृह युद्ध चला और फिर ये गद्दी पे बैठा। लेकिन जैन ग्रंथ कहता है कि नहीं, बिना बिंदुसार के आज्ञा के इन्होंने शासन गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अशोक जो है, अशोक गद्दी पे बैठा 269 ईसा पूर्व में। कब गद्दी पे बैठा? 269 से 232 तक ये रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आइए अशोक के अन्य नाम हमने देखा था कि अशोक के अन्य नाम मास्की अभिलेख से अशोक मिलता है, अशोक मौर्य मिलता है, प्रियदर्शी राजा मिलता है, बराबर की गुफा से, कौन सा गुफा से? बराबर की गुफा से देव नाम प्रिय मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। तो ये फिर हमने कहा कि अशोक जो है अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरू किया था, इसलिए अशोक को अभिलेख का पिता भी कहा जाता है। ये जो अशोक अभिलेख लिखने का परंपरा भारत में शुरू किया था, अभिलेख लिखने की परंपरा, अभिलेख क्या होता है? तो पत्थरों पर काट काट के लिखवाया जाता है, ठीक है। तो अभिलेख जो लिखने की परंपरा शुरू किया था अशोक ने, ये किससे सीखा था? तो ये सीखा था दोस्तों यूनान के शासक एक थे हखमनी। किनसे? हखमनी वंश के शासक डेरियस से। तो डेरियस से इन्होंने, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा सीखा। हखमनी वंश के शासक डेरियस से क्या सीखे थे ये? तो अभिलेख लिखने की परंपरा, जो कि भारत में पहला बार अशोक ने शुरू किया, इसलिए भारत में अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो अभिलेख, शिलालेख ये सब लिखलाना ये प्रारंभ किया भारत में, ठीक है। दोस्तों इन्होंने अभिलेख में अपना नाम इस प्रकार से लिखवाया, किसी अभिलेख में अधिकांश में मिलता है कि मैं मगध सम्राट। अब बताओ कितनी मुश्किल है किसी के लिए पढ़ना, कि जिन्होंने, हमने बताया कि जो अभिलेख इसने लिखवाया था, वो अभिलेख सबसे पहला कब मिला? तो टी पैंथलर ने खोजा था। टी पैंथलर कब? 1750 में। अब इसको पढ़ना था कि अशोक का ही अभिलेख है, किनका अभिलेख है? अभिलेख में लिखा है मैं मगध सम्राट, तो मगध सम्राट तो केवल अशोक थे नहीं, ठीक है। तो कहीं पे मिल जाता है मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी। अब बताओ प्रियदर्शी भी, तो कहीं किसी में मिला कि मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी। तो इस प्रकार से रिलेट करके सबसे पहला बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में कामयाब रहा। कब? 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में मतलब कामयाब रहा। अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषा में लिखने की परंपरा शुरू की। कितनी भाषा में? 4 भाषा में। आप सोचो ना, पूरे भारत में और विदेशों में भी इसके अभिलेख मिलता है, तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग भाषा। तो जो पूरा भारत में शुरू किया इन्होंने, भारत में ब्राह्मी लिपि, कौन सा लिपि? ब्राह्मण लिपि में लिखवाना शुरू किया, ठीक है। तो कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में पूरे भारत। लिपि मतलब क्या होता है? लिपना, माने कोई भी चीज़ को जिस तरह से आप लिप रहे हो, कौन साइड से, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लिप रहे हो या लिख रहे हो, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है। फिर इन्होंने, यहाँ पे है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, ठीक है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपना स्तंभ लिखलवाया, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में अरमाइक लिपि इस समय फेमस था, अरमाइक भाषा में, ठीक है। तो अरमाइक लिपि मिलता है। फिर ग्रीक, जो कि अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीक में ग्रीक लिपि, कौन सा लिपि? ग्रीक लिपि। तो इस प्रकार से अशोक के अभिलेख जो है, इसके संदेश कहाँ तक मिलता है? तो भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ग्रीक, जो कि वर्तमान में तुर्की है, तो यहाँ तक संदेश इनका मिलता है, ठीक है। तो जहाँ भारत में ब्राह्मी लिपि और पाकिस्तान में खरोष्टी और अफ़गानिस्तान में अरमाइक, ग्रीक में कौन सा लिपि? तो ग्रीक में मिल जाता है इनका ग्रीक लिपि, जो कि वर्तमान में तुर्की है। श्रीलंका से इनका कोई भी वैसा अभिलेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये नेपाल तो भारत में ही था उस समय। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इनके अभिलेख, ठीक है। अभिलेख दोस्तों इन्होंने लिखना प्रारंभ किया
तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा इसके अभिलेख को। अब देखते हैं अशोक के और कार्य क्या क्या इन्होंने किया था। ठीक है, तो आइए अशोक महान के बारे में और जानते हैं। अशोक महान, अगर वास्तविक में देखा जाए चक्रवर्ती सम्राट तो यही है। ठीक है, आइए। राजतरंगिणी कहता है कि अशोक ने प्रारंभिक स्तर पर शैव धर्म को अपनाया था। शैव धर्म को, कौन सा धर्म को? शैव धर्म को अपनाया प्रारंभिक तौर पर। ठीक है, प्रारंभिक तौर पे। ये कौन कहता है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पुस्तक है। ये पुस्तक को किसने लिखा? तो कल्हण ने लिखा। तो कल्हण ने अपने पुस्तक राजतरंगिणी में क्या लिखा है कि अशोक ने प्रारंभिक स्तर पर शैव धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? शैव धर्म को। 62 संप्रदाय उस समय था, तो 62 में शैव धर्म को इन्होंने प्रारंभिक स्तर पे अपनाया, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, अशोक दोस्तों हमने पहले बता रखा है कि अशोक ने जब यहाँ पे क्या बोलता है कि श्रीनगर एक शहर स्थापना किया, एक नए नगर की स्थापना, नगर की, शायद हम न बताए हैं ये बात। ठीक है, एक नए नगर की स्थापना अशोक ने किया था, ये आप याद रखना। ठीक है, एक नए नगर की स्थापना जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि कश्मीर की राजधानी है, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। ठीक है, तो एक नए नगर की स्थापना अशोक ने किया था, उसका क्या नाम है? श्रीनगर। ठीक है, अशोक एक महानतम शासक था। क्या था? महानतम शासक, सबसे महान शासक। अगर अभी तक देखा जाए, अभी जो हमने प्राचीन इतिहास में पढ़ रखा, तो सबसे महान कौन थे? अशोक। इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगता है? अशोक महान, द ग्रेट अशोका। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा और इस युद्ध में विजयी रहा। कलिंग क्या है? तो उड़ीसा का एक प्रांत था। क्या था? उड़ीसा जो यहाँ पे है ना आपका, ये उड़ीसा है, तो इसी में एक प्रांत था क्या? कलिंग। क्या था? कलिंग। तो ये कलिंग युद्ध किया और कलिंग को जीता। दोस्तों आप जानो अब कलिंग युद्ध, कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी जो मिलता है, अशोक का दोस्तों शिलालेख 14 शिलालेख है। कितना शिलालेख है? शिलालेख माने पत्थरों पर लिखना ना। ठीक है, तो पत्थरों पर जो लिखाया है 14 शिलालेख मिला है। शिलालेख कितना मिला है? शिलालेख टोटल जो मिला है, हम अभिलेख की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिलालेख की बात कर रहे हैं। इनके अभिलेख है, इनके स्तंभ लेख है, इनके शिलालेख। तो शिलालेख कितना है? 14, जिसमें से 13वें शिलालेख में, किसमें? 13वें शिलालेख में इन्होंने क्या लिखलवाया है? शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। किस युद्ध के बारे में? तो कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें? तो 13वें शिलालेख में। किसके है? अशोक के। अशोक के कुल कितना शिलालेख है? तो 14 शिलालेख है, जिसमें से 13वां में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। अब है इसमें क्या लिखा गया है कि जब इन्होंने शासन करना शुरू किया 200 कितना में? 69 में। तो 269 के 8वें वर्ष अपने शासन के 8वें वर्ष, कहने का मतलब 261 में, 261 ईसा पूर्व में 8वां वर्ष होगा। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने एक प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है, क्या लिखा गया? लिखा गया
13वें शिलालेख में कि 269 ईसा पूर्व में जब ये शासन पे बैठे तो शासन के राजगद्दी पर जब बैठे तो उसके राज्याभिषेक जब कराएं तो उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? कलिंग युद्ध। कलिंग जो है उड़ीसा का एक प्रांत था। कहाँ का? उड़ीसा का प्रांत, ठीक है। यहाँ का जो शासक था कलिंग का शासक का उस समय नाम नंदराज। उस समय कौन था? नंदराज। इसकी जानकारी मिलता है कि कलिंग का शासक नंदराज था। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। ये अभिलेख किनका है? अशोक का है? तो नहीं। तो क्या नंदराज का लिखाया गया अभिलेख है? नहीं। ये जो अभिलेख है एक उड़ीसा का ही एक शासक था, ठीक है। कलिंग का ही बाद में कालांतर में एक शासक बना जिसका नाम खारवेल था। तो खारवेल का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल 2 अभिलेख लिखलवाए थे, एक हाथी गुफा और एक रानी गुफा। तो हाथी गुफा अभिलेख से क्या मिलता है कि कलिंग के समय नंदराज शासक था कलिंग के, और 261 ईसा पूर्व में उस समय अशोक ने आक्रमण किया इस पर और इसको विजयी प्राप्त किया यहाँ पे, ठीक है, और इसको अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा इन्होंने 261 ईसा पूर्व में, जिसकी वर्णन किस में मिलता है? 13वां शिलालेख में अशोक के, ठीक है। कलिंग का शासक जो था उस समय नंदराज था। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये जो कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, ये इनके शासन के 8वां वर्ष था, ठीक है, 8वां वर्ष। अब और जानो कलिंग युद्ध के बारे में। इस कलिंग युद्ध में इन्होंने विजयी तो प्राप्त कर लिया दोस्तों। कलिंग युद्ध जो कि कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। नंदराज क्या था? शासक था कलिंग का। नंदराज क्या था? ये शासक। विजयी कौन रहा? अशोक विजयी रहा। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध का कारण, कलिंग युद्ध का कारण, पहला कारण तो राज्य का विस्तार, और दूसरा कारण दोस्तों ये अर्थशास्त्र कहता है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने पुस्तक लिखा, ठीक है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र कहता है कि कलिंग में हाथी का अधिकता था, हाथी बहुत ज़्यादा वहाँ था। तो हाथियों को प्राप्त करना चाहते थे कौन? अशोक, ठीक है। इसके कारण से तो अर्थशास्त्र क्या कहता है कि हाथी के अधिकता के कारण। और प्लिनी जो कि एक इतिहासकार थे, कौन? प्लिनी कहते हैं कि व्यापार, वहाँ का व्यापार काफ़ी संपन्न था। कहाँ का? तो कलिंग का व्यापार काफ़ी संपन्न था, काफ़ी विकसित था, इसलिए अशोक उनको जीतना चाहते थे, ठीक है। किसको जीतना चाहते थे? तो कलिंग को जीतना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का व्यापार काफ़ी संपन्न था। लेकिन आप समझो किसको हम प्रमुख मानेंगे? तो प्रमुख कारण किसको मानेंगे? तो जो चाणक्य कहते हैं, क्योंकि चाणक्य प्रधानमंत्री इनका है तो वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्या कारण था। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है? हाथी के अधिकता के कारण, ठीक है, अशोक ने आक्रमण किया। कहाँ? तो कलिंग पर। दोस्तों इस कलिंग युद्ध के कारण तो हमने देख लिया, और विजयी प्राप्त किया अशोक, ये हमने देख लिया। इस कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कितना दोस्तों? 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी थी दोस्तों। बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। 8 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे, जो बच्चे अभी चलना नहीं जान रहा, उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। खून का दोस्तों नदियां बहा दिया गया था इस युद्ध में। 50,000 से ज़्यादा लोग को बंदी बना लिया।
50,000 से ज़्यादा को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया था। ये दृश्य को देखकर कि बच्चे को, बूढ़े को, महिलाओं को, सभी को कत्ल कर दिया गया है, अशोक ने अपने तलवार को इसी युद्ध के भूमि में गिरा देता है और अशोक के हृदय परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, अशोक के हृदय परिवर्तन हो जाता है। हो ही जाएगा, कोई भी अगर इंसान है, इतना बच्चे, बूढ़े, औरत, महिलाएं, इस सब को अगर कत्ल कर दिया जाएगा तो अब सोचो, कहा जाता है कुछ तो ऐसे बोला जाता है कुछ किताबों में कि अशोक जब कलिंग युद्ध किए तो जब विजयी पाए ना, उसी समय अशोक को एक संदेशवाहक आए और उनको ये सूचना दी है कि आपके जो रानी है उनको एक लड़का हुआ है। क्या हुआ है, लड़का, तो आपके संतान हुआ है, ठीक है। ये जब संदेश वो सुनते हैं तो एक पल के लिए तो बहुत खुशी होता है उनको, लेकिन दूसरे पल जब युद्ध के मैदान में वो देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे बच्चे होने पर जितना हमें खुशी मिल रहा है, ये जो माँ बाप है जिनको हमने मार दिया है, इनके बच्चों को हमने मार लिया है, इनको भी तो अपने बच्चों के लिए उतना ही खुशी होगा। ये हमने क्या कर दिया, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने अपने मन को काफ़ी प्रताड़ना इनको मन को हुआ और हृदय परिवर्तन हो गया। फिर इन्होंने कहा, इनके एक भतीजा था, भतीजा का नाम था इनका जो भतीजा था दोस्तों, भतीजा का नाम था निग्रोध। क्या नाम था, निग्रोध। निग्रोध बहुत खुश रहता था, ये बड़े मग्न रहता था, ठीक है, तो आनंदमय रहता था। तो अशोक ने पूछा कि क्या कारण है भाई, तुमको कोई वैसा चिंता नहीं होता है, तुम इतने आनंद से कैसे रहते हो। तो इन्होंने कहा कि हमें हमारी धर्म ये ऐसे सिखाता है, ठीक है। कहा कौन सा धर्म तुम अपनाए हो, तो कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाए हैं, इसमें बहुत सारी वैसी बातें हैं जिससे आपको खुशी मिलेगा, आपको दुख और सुख से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा अपने भतीजा निग्रोध को कि हमें भी बताओ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम तो उतने बड़े इसका जानकार नहीं है, लेकिन चलो आपको हम ले चलते हैं अपने गुरु के पास। तो उपगुप्त थे, उपगुप्त कौन, उपगुप्त के पास ले गए और उपगुप्त के सहायता से इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो किसके शिक्षा से बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उपगुप्त के। और किसके प्रेरणा, तो प्रेरणा किसने दिया था, तो निग्रोध ने। प्रेरणा किसने दिया था, तो प्रेरणा दिया था निग्रोध ने। किनको, अशोक को। निग्रोध कौन थे, तो भतीजा थे अशोक के। तो प्रेरणा इन्होंने दिया, तो प्रेरणा किसके द्वारा दिया गया, तो निग्रोध के द्वारा। और शिक्षा किसने दिया, उपगुप्त, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के बाद। अच्छा, कलिंग युद्ध पर विजयी रहता है और इस विजयी के बाद कलिंग के जो राजकुमारी थी, कलिंग के जो नंदराज के पुत्री थी, उनका नाम था कारुबाकी। तो कारुबाकी से विवाह कर लेता है, ठीक है। कलिंग युद्ध पर क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं, कलिंग युद्ध पर विजयी। इसके बाद कलिंग राजकुमारी कारुबाकी से क्या कर लेते हैं, ये विवाह कर लेते हैं, ठीक है। जो कि इनके सबसे फेवरेट पत्नी, सबसे प्रिय पत्नी थी। इनके 5 पत्नियां थी, तो उनमें से सबसे प्रिय पत्नी कौन थी, कारुबाकी, ठीक है। तो कारुबाकी जो कि नंदराज के पुत्री थी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। यही कारुबाकी जो है, कारुबाकी पूछती थी इनसे अक्सर कि आप स्वामी इतना दुखी क्यों रहते हो, ठीक है, जब से ये युद्ध हुआ है। तो ये कहते बकलोलिया तुम जाओ अभी, ठीक है। तो इनको भी डांट देते थे और उस प्रकार से इन्होंने अपना धर्म बदल लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया
तो इन्होंने एक घोषणा किया। क्या किया? घोषणा किया इन्होंने। क्या घोषणा किया? कि अब भैरी घोष, कौन सा? भैरी घोष के स्थान पर भैरी घोष को हम पालन नहीं करेंगे, अब धम घोष का पालन करेंगे। कौन से घोष का? धम घोष। भैरी घोष मतलब युद्ध के द्वारा विजयी। क्या होता है? युद्ध के द्वारा विजयी, युद्ध के द्वारा विजयी प्राप्त करना। और धम घोष के मतलब होता है धर्म के द्वारा विजयी। वैसे अच्छे अच्छे काम करके विजयी, लोगों के दिल को जीत करके विजयी, ठीक है, लोगों के विश्वास जीत करके विजयी। तो धर्म के द्वारा विजयी प्राप्त करेंगे। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा विजय, ठीक है। तो ये है अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद की बात है कि इन्होंने भैरी घोष के जगह पर कौन सा घोष? धम घोष को अपनाया। धम घोष मतलब धर्म के द्वारा विजयी। भैरी घोष जो कि पहले था, तो इसी के द्वारा, इसी के कारण तो इन्होंने अपने धर्म बदला था, ठीक है, दुखी रहते थे तो। अब दोस्तों इस बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म का विस्तार करना शुरू किया, ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तार। इन्होंने बौद्ध धर्म का विदेश में भी और भारत में भी, भारत प्लस विदेश, विदेश में भी बौद्ध धर्म का विस्तार किया और भारत में भी, ठीक है। जैसे इन्होंने अपने संतान, जो कि एक का नाम था, पुत्र का नाम था महेंद्र, क्या? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा, क्या? तो संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा। क्या भेजा? श्रीलंका, ठीक है। तो विदेश में प्रचार इस प्रकार से किया कि अपने पुत्र और पुत्री को, ये पुत्री है संघमित्रा, पुत्री और पुत्र को कहाँ भेजा शिक्षा दीक्षा के लिए? तो श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु इन्होंने क्या भेजा? अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका, ठीक है। और इन्होंने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र भारत में ही, ठीक है, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महाधर्म रक्षित को भेजा। किसको? महाधर्म रक्षित, एक इनका अधिकारी थे जिनका क्या नाम था? महाधर्म रक्षित, तो इनको भेजा। मैसूर में मैसूर विदेशी राज्य है, तो मैसूर में इन्होंने महादेव को भेजा। किनको भेजा? महादेव को। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इन्होंने दोस्तों यूनान में भेजा महारक्षित को, तो इतना आपको याद नहीं करना है। यूनान में किनको भेजा? महारक्षित, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो जरूर, इसका प्रचार तो जरूर किया, लेकिन इन्होंने कभी किसी पर जबरदस्ती ये धर्म को पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। क्या थे? सहिष्णु। धार्मिक रूप से सहिष्णु मतलब सभी धर्म का आदर। क्या? सभी धर्मों का आदर करना। ये नहीं कि कोई विशेष धर्म को, ये जो धर्म को मान रहे हैं और अब दूसरा धर्म जो है उस पर हम चोट पहुँचाएँ, उसको मानने से इनकार करें, लोगों को नहीं मानने दें, तो ऐसा ही नहीं थे। ये धार्मिक रूप से क्या थे? सहिष्णु थे। अपने धर्म को तो मानते ही थे, बौद्ध धर्म को, लेकिन और सभी धर्मों को इज्जत भी करते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे अशोक। तो अशोक ने भारत और विदेश दोनों जगह बौद्ध धर्म को अपनाया, विस्तार किया, ठीक है। जिसमें महेंद्र और संघमित्रा अपने संतान को श्रीलंका भेजा, महारक्षित को महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, और महारक्षित को यूनान में भेजा, मैसूर में महादेव को भेजा, ठीक है। ये धार्मिक रूप से क्या थे? सहिष्णु थे। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? महान, अशोक महान भी कहा जाता है इसी कारण से, ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक नया धर्म को चलाया, अपना एक नया धर्म। अशोक ने एक अपना धर्म, मतलब खुद उन्होंने बनाया, अपना क्या बनाया? एक अपना नया धर्म।
मतलब कि क्या किया, एक नया धर्म स्थापित किया जिसको कहा गया अशोक धर्म। क्या स्थापित किया? अशोक ने एक अपना नया धर्म स्थापित किया। क्या? अशोक धर्म। कौन सा? अशोक धर्म। ये कोई धर्म नहीं था, ये एक संहिता था। क्या था? आचरण संहिता। ये धर्म न होकर के, धर्म तो इन्होंने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म। तो ये धर्म न होकर के एक आचरण संहिता था। क्या था? आचरण संहिता। आचरण संहिता था। ठीक है, क्या था? आचरण संहिता। तो अशोक ने एक नया धर्म स्थापित किया, अशोक के धर्म स्थापित किया जो कि धर्म न होकर के क्या था? आचरण संहिता। आचरण संहिता मतलब होता है ना कि आप किस तरह का, अच्छा ये जो धर्म था, अशोक धर्म था, इसका जानकारी बौद्ध ग्रंथ राहुलो सूक्ति से मिलता है। क्या से? राहुलो सूक्त। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है कि अशोक का धर्म जो स्थापना किया था इन्होंने एक नया धर्म के तौर पे, ठीक है, जो कि धर्म न होकर के आचरण संहिता था कि आपको आपका आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, ये पशु को वध नहीं करना चाहिए, पशुओं का क्या नहीं करना चाहिए? पशु, उस समय पशु का वध किया जा रहा था, तो पशु वध नहीं करनी चाहिए, बड़ों का क्या करनी चाहिए? बड़ों का आदर करनी चाहिए हमें, ये सब सिखाता है अशोक का धम्म। तो अशोक के धम्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ राहुलो सूक्त से, कि अशोक एक नया धर्म स्थापित करवाए थे, ठीक है, जो कि आचरण संहिता पर आधारित था कि आपके अपना आचरण में ऐसा अपनाओ कि पशुओं का वध न करें, बड़ों का आदर करें, ठीक है, इस प्रकार की अपना आचरण अपनाओ। जियो और जीने दो, अशोक ने कहा जियो और जीने दो, ठीक है, जियो और जीने दो। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म आचरण संहिता को चलाया था, ठीक है। फिर जब इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया तो इसके बाद इन्होंने 2 प्रमुख अधिकारी को चयन किया था। क्या? अशोक ने 2 प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की। 2 प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की। एक तो था राजुक और दूसरा महामात्र। राजुक और क्या? महामात्र। राजुक क्या करता था? तो कर को संग्रह करता था। कर को संग्रह करता था। क्या संग्रह करता था? कर को तहसीलता था और कर को जमा करता था। टैक्स दोस्तों, किसको? टैक्स, ठीक है। और महामात्र जो था, महामात्र नाम नहीं, ये पद है। राजुक भी क्या है? पद है, और महामात्र भी पद है। इस पद पे जो व्यक्ति होता था वो कर जमा करते थे, और महामात्र के पद पे जो होते थे वो क्या करते थे? तो नगर प्रशासन देखते थे। क्या देखते थे? नगर प्रशासन को देखते थे, ठीक है। तो ये है दोस्तों, अशोक ने स्तूप निर्माण करवाया। अशोक क्या निर्माण करवाया? स्तूप निर्माण करवाया। आप स्तूप देखे होंगे कि स्तूप आप राजगीर में देखो तो राजगीर में आपको मिल जाएगा सांची का स्तूप, ठीक है। ये सब स्तूप उन्होंने निर्माण करवाया। तो स्तूप निर्माण में अशोक ने कौन कौन से स्तूप बनवाया? तो सांची के स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। सारनाथ, ये स्तूप इन्होंने बनवाया। इसी सारनाथ स्तूप को स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो ये आप लिख लेना कि जब जो सारनाथ स्तूप अशोक ने बनवाया, ठीक है, स्थापित करवाया, उस सारनाथ स्तूप को भारत के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय प्रतीक, तो अभी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो गया? तो सारनाथ का स्तूप, ठीक है, सारनाथ स्तूप है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? तो सारनाथ स्तूप है, ठीक है। दोस्तों, अशोक का
धम्म और बौद्ध धर्म की चर्चा। अशोक का धम्म तो हमने बता रखा कि राहुलो सूक्त में मिलता है, ठीक है। एक है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अशोक का धम्म, एक तो राहुलो सूक्त मिलता है, प्लस बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। बौद्ध धर्म का मतलब 3 रत्न। त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध के शरण में जाओ, ठीक है। धम्मम शरणम गच्छामि धर्म के मतलब कि समक्ष आओ, और संगम शरणम गच्छामि आपको पूरी अनुभूति मिलेगा, ठीक है। तो ये त्रिरत्न है बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो इसकी चर्चा उन्होंने भाब्रू बैराट शिलालेख में किया है, ठीक है। भाब्रू बैराट एक शिलालेख है, उसमें इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इसको आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना रखना कि अशोक जो धम्म जो आचरण संहिता था उसकी स्थापना करवाया, इसका तो पहला तो राहुलो सूक्त से मिलता है। किससे मिलता है? राहुलो सूक्त से। दूसरा कि धम्म और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भाब्रू बैराट से मिलता है, ठीक है। अशोक का दोस्तों असम से अशोक का अभिलेख नहीं मिला है। अशोक का अभिलेख कहाँ से नहीं मिला? असम से नहीं मिला। इसका मतलब असम में अशोक का राज्य विस्तार नहीं था। श्रीलंका से नहीं मिला है, इसका मतलब श्रीलंका से नहीं मिला है। अशोक का अभिलेख कहाँ से नहीं मिला? असम से नहीं मिला है, श्रीलंका से नहीं मिला है, ठीक है। तो ये रहा अशोक के बारे में एक विस्तृत जानकारी दोस्तों, ठीक है। तो आगे के क्लास में जो अगला लास्ट क्लास होगा मौर्य साम्राज्य के, उसमें हम धर्म देखेंगे, समाज देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? अशोक महान, ठीक है। इसमें हमने अशोक के अन्य नाम देखा। क्या देखा हमने? अन्य नाम, जिसमें से प्रियदर्शी राजा बराबर की गुफा से मिलता है, गुर्जरा अभिलेख से देवनाम प्रिय मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? देवनाम प्रिय मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? अशोक मौर्य मिलता है इनका नाम। फिर इसने भाब्रू बैराट अभिलेख में खुद को मगध का सम्राट घोषित किया है कि मगध का सम्राट मैं हूँ, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने अपना नाम, इनका नाम मतलब कि मिलता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अशोक जो है, अशोक कलिंग का युद्ध इन्होंने किया। कलिंग प्रसिद्ध युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग आक्रमण किया। कौन आक्रमण? कलिंग आक्रमण, ठीक है। कलिंग आक्रमण जब किया तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का शासक हमने बता रखा है कि नंदराज थे। कौन थे? नंदराज। इसके पुत्री कौन थी? कारुवाकी। कौन? कारुवाकी। कलिंग इस कारुवाकी से विवाह किया। कलिंग आक्रमण पर विजयी के बाद कारुवाकी से इन्होंने विवाह किया। कलिंग आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध के समय नंदराज यहाँ के शासक थे। इसकी जानकारी किससे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किनका अभिलेख है? तो ये खारवेल का अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल, जो कालांतर में बनता है खारवेल, इनका अभिलेख है दोस्तों। कलिंग क्यों हुआ था आक्रमण? तो पहला तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो कहते हैं कि हाथी यहाँ बहुत ज़्यादा था, तो हाथियों को लेने के लिए। और ये दूसरा दोस्तों ये कहते हैं कि यहाँ का जो मतलब क्या था, व्यापार अधिकता था, व्यापार संपन्न था, इसलिए। तो किसको माना जाए? तो पहला चाणक्य को माना जाता है दोस्तों। तो ये था कलिंग आक्रमण, ठीक है। इसी कलिंग के युद्ध के बाद इनके हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़े को, सभी को मार दिया गया था। इस युद्ध में कत्ल कर दिया गया था। काफ़ी व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ दोस्तों, ठीक है, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ। और इसके भतीजा की प्रेरणा
भतीजा का नाम निग्रोध की प्रेरणा से इन्होंने उपगुप्त से शिक्षा ली बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर हमने कहा बौद्ध धर्म को इन्होंने भारत और विदेशों में भी क्या किया था, विस्तार किया, जिसमें भारत में इन्होंने महाराष्ट्र में किसको भेजा था दोस्तों, तो महाराष्ट्र में इन्होंने महाधर्म रक्षित को भेजा था, ठीक है। यूनान में महारक्षित को, मैसूर में महादेव को धर्म प्रचार के लिए, अपने पुत्र और पुत्री सुमित्रा और संघमित्रा और किसको, तो पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया दोस्तों। अशोक को अभिलेख का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अभिलेख लिखने की परंपरा किससे सीखा था, तो हखमनी, यूनान के शासक हखमनी वंश के शासक का क्या नाम था, तो डेरियस, उससे इन्होंने अभिलेख पत्थरों पर लिखवाने की परंपरा सीखा था और भारत में लिखने का वैसा पहला बार इन्होंने प्रयास किया, इसलिए इनको अभिलेखों का पिता कहा जाता है, ठीक है। इनके अभिलेख 4 भाषा में था, जैसे पूरे भारत में कौन सा भाषा में, ब्राह्मी भाषा में। पाकिस्तान में इनका जो अभिलेख मिलता है कौन से भाषा में, तो जो भाषा को पाकिस्तान के लोग उस समय जानते थे तो वो खरोष्टी भाषा, ठीक है। अरमाइक भाषा अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से मिलता है, ग्रीक के क्षेत्र से कौन से भाषा, जो कि अभी तुर्की है, तो वहाँ में ग्रीक भाषा में, ठीक है, इन्होंने अभिलेख लिखलवाना मतलब शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। अशोक के भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, इन जगहों से 40 से ज़्यादा शिलालेख मिला, 40 से ज़्यादा क्या मिला है, अभिलेख मिला, 40 से ज़्यादा अभिलेख मिला भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। पहली बार इनके अभिलेख को किसने खोजा, तो पहली बार अभिलेख को खोजा था टी पैंथलर ने। कब खोजा, 1750 में। पहला बार पढ़ने में सफलता किनको मिला था, तो जेम्स प्रिंसेप, कब, 1837 में दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों अशोक से संबंधित समग्र जानकारी, जो कि काफ़ी व्यापक स्तर पे हमने दे रखा। हमने कहा कि अशोक एक आचरण संहिता चलाए थे जिसका नाम था अशोक का धम्म। इसमें उन्होंने व्यक्तियों का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए वो इन्होंने बताया कि आप बड़े को सम्मान करो, पशु वध नहीं करो, ठीक है। खाने के लिए बहुत कुछ है, पशु मत खाओ, ठीक है, प्रकृति ने बहुत कुछ दे रखा है। आप जीव हत्या नहीं करो, बड़ों का सम्मान करो, जियो और जीने दो, अशोक ने कहा था, ठीक है। फिर हमने कहा इन्होंने 2 मुख्य अधिकारों को चुना था, राजुक और महामात्र। राजुक पद था, महामात्र भी क्या था, पद था, जिसमें से राजुक जो था वो क्या करता था, तो राजुक पद पे जो होता था वो कर को तहसीलता था, राज्य से टैक्स को संग्रह करता था, कर जो तसलाता था उसको संग्रह करता था कौन, राजुक। और महामात्र नगर प्रशासन को देखता था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कुछ स्तूप निर्माण करवाया, जैसे हमने सांची का स्तूप बताया, भरहुत का स्तूप बताया, सारनाथ का स्तूप बताया, ठीक है। तो ये सब स्तूप, जो कि सारनाथ का स्तूप को भारत में स्वतंत्रता के बाद इसका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया गया, ठीक है। अशोक का अभिलेख कहाँ से नहीं मिला, असम से नहीं मिला, इसका मतलब असम में इसका साम्राज्य विस्तार नहीं था। इसका अभिलेख श्रीलंका से भी नहीं मिला था, ठीक है। कहाँ से मिला, तो भारत से मिला, पाकिस्तान से मिला, अफ़गानिस्तान से मिला और तुर्की से मिला, जो कि अब ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा अशोक से संबंधित। अच्छा, अशोक जो धर्म अपनाया था वो कहाँ से जानकारी मिलता है, तो पहला तो राहुल सूक्त जो बौद्ध ग्रंथ है उससे मिलता है, ठीक है, तो इससे मिलता है। फिर दोस्तों और हमने कुछ बताया अशोक में, अशोक के 5 पत्नी थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो थी कारुबाकी, जो कि कलिंग आक्रमण के बाद इससे अशोक ने अपना क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है। अब दोस्तों यहीं के आज के क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, बाकी देखेंगे इसके साम्राज्य के जो क्या था। तो अशोक, अच्छा हाँ, इसके पहले क्लास में हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी क्या था, इसका तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी, तो दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, ठीक है। और एक था क्या, उज्जैन,
उज्जैन की राजधानी क्या था? तो उज्जैन जो है ये पश्चिम में, तो इसकी राजधानी अवंती, क्या? अवंतिका। तो अवंती आप रखो, ठीक है, अवंती। और एक था मध्य देश, मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मध्य देश या प्राची देश भी इसको कहा जाता है, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अब एक और अशोक ने एक और इसमें जोड़ दिया, 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 चक्रों में इन्होंने बांटा। 4 चक्रों में किसने बांटा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता था? तो चाणक्य के पुस्तक किससे? तो चाणक्य के जो द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र, उससे मिलता है, ठीक है। फिर इन्होंने 5 चक्रों में बांटा, क्योंकि इन्होंने एक और जीता, अशोक ने। किसको जीता? तो कलिंग को जीत लिया था। तो एक हो रहा था कलिंग, जिसकी राजधानी तोसला रखा, क्या? तोसली राजधानी था, ठीक है। तो कलिंग को इन्होंने रखा, तो 5 चक्रों में बट गया दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपको अशोक से संबंधित समग्र जानकारी। मौर्य साम्राज्य के शासक हमने आज तक खत्म कर लिया। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप घबराना नहीं, ठीक है। आप दोबारा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को हम देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के क्या देखेंगे? तो इसकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, इसके समाज को देखेंगे, इसके धर्म व्यवस्था को देखेंगे। बस इसमें एक क्लास में अब इसको हम खत्म करके अब मौर्योत्तर काल को देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना है।